मैं अपने माँ बाप की बेहद लाडली थी। खूबसूरत होने के साथ साथ घर के हर काम में तेज़ थी और ग्रेजुएशन भी कर रखी थी। अब घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। जान पहचान में तो मेरे जोड़ का कोई भी नहीं था। या तो उम्र का फ़र्क था या फिर लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। मेरी मम्मी ने एक रिश्ता करवाने वाली आंटी से कह दिया था, जो रिश्ता करवाने में मशहूर थी। एक दिन मेरे छोटे बहन भाई होमवर्क कर रहे थे और मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे। इतने में वह आंटी घर पर आई। वे कहने लगी, रीचा बेटी, इस बार मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ कि पूछो मत। मैंने पूछा, कितना अच्छा लड़का है? वे बोली, गबरू जवान और ऊपर से पढ़ा लिखा है, फ़ौज में नौकरी करता है, चाँद सूरज की जोड़ी लगेगी कसम से। मैंने हंसकर कहा, हर रिश्ते पर आप यूं ही कहती हैं। अभी तक आपने मेरी पता नहीं कितनों के साथ जोड़ी बना दी है। आंटी मुंह बनाते हुए बोली, तुम तो मेरा मजाक बना रही हो। मैंने कहा, आंटी मेरी क्या मजाल जो मैं आपकी मजाक बनाऊं। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। फिर जब तक उन्होंने चाय पी, मम्मी पापा भी वापस आ गए तो आंटी उन्हें रिश्ते के बारे में बताने लगी। मम्मी पापा को भी लड़का बहुत पसंद आ रहा था और उन्होंने मेरा रिश्ता वहीं पक्का कर दिया। 1 महीने बाद की शादी की तारीख रखी गई थी। दिन पंख लगाकर उड़ते गए, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे लिए अपने बाबुल के घर से रुखसत होने का दिन बहुत भारी था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। अपने घर से ससुराल तक का सफ़र मैंने रोते हुए गुजारा। मेरे साथ बैठे मेरे दूल्हा ने जब मेरी नज़र के सामने टिश्यू पेपर किया तो मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वे मुस्कुराकर धीरे से कहने लगे, मैडम जी बस कीजिए, नहीं तो आपकी पलकों पर भी एक डैम बनवाना पड़ेगा। घर पहुंचते ही मुझे मेरी सास और नंदों ने गाड़ी से उतारा। मुझे बड़े से कमरे में बैठा दिया गया। तभी मेरी सास बोली, चलो चलो लड़कियां, तुम्हारी भाभी थक गई हैं, कमरे तक छोड़कर आओ। तानिया बेटा, भाभी का लहंगा पकड़ो। एक तरफ से मेरी सास ने मेरी नंद से कहा, जो मुझे बड़े प्यार से बैठकर देख रही थी। मैंने अब तक अपने पति से फ़ोन पर भी बात नहीं की थी, बस उनकी तस्वीर ही देखी थी। तस्वीर से ही हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था। मुझे फूलों से सजाए हुए कमरे में बैठा दिया गया। अब अकेली मैं थी। मैं सिर्फ अपनी आँखों को रिलैक्स करना चाहती थी, मगर पता नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो 1 मिनट के लिए मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर। फिर मैंने अपने साथ बेड पर औंधे लेटे अपने पति को देखा, जो पता नहीं सो रहे थे या सोने की एक्टिंग कर रहे थे। मगर मुझे उस समय अपने सोने पर अफसोस हो रहा था। पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं अपनी जगह से उठी कि कपड़े चेंज कर लूँ। मेरी कलाइयों में जो चूड़ियाँ थीं, उनकी आवाज़ से कमरे में छाई हुई खामोशी टूट गई। वे प्यार से मुझे देखने लगे और बोले, बहुत क्यूट लग रही हो, तुम चाहो तो दोबारा सो सकती हो। नहीं, मैं नहीं सोना चाहती। सोना नहीं चाहती? तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा तो मैं शर्मा गई। मैंने कहा कि मैं कपड़े चेंज करने के लिए जा रही थी। उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर मेरी अजीब सी हालत हो रही थी। उन्होंने शरारत से मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं उनकी इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अपने आप को संभाल नहीं पाई और उनके ऊपर गिर गई। सुबह मेरी आंख दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से खुली। नैतिक वॉशरूम में थे। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खोला, मेरी सास अंदर आईं और पूछने लगीं, उठ गई बेटा, नैतिक कहाँ हैं? मैंने कहा, जी वे वॉशरूम में हैं। अच्छा, ये कहते हुए सोफे पर बैठ गईं और कहने लगीं, चलो नाश्ता कर लो और अपने सारे जेवर मुझे दे दो। मैं अक्षय से सारे जेवर बैंक के लॉकर में रखवा दूँगी। तुम तो मुझे कुछ लापरवाह सी लग रही हो। मेरी ससुराल में ये पहली सुबह थी और सुबह ही सुबह मेरी ऐसी इज्जत मिलने पर मैं रुआसी हो गई। जी आंटी, मैं अभी दे देती हूँ। अरे बस करो, ये आंटी क्या होता है? इससे पहले कि वे मुझे कुछ और कहती, वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर नैतिक बाहर आए और अपनी मम्मी को कमरे में देखकर ठिठक गए। ठीक है ना बेटा? अचानक ही उनके बोलने का तरीका बदल गया। देखो नैतिक, तुम्हारी पत्नी मुझे आंटी कह रही है। मैं अपनी बेटी से ये कह रही थी कि मुझे आंटी नहीं मम्मी कहना। वे प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली और फिर नीचे आने का कहकर रूम से चली गईं।
उनके इस तरह बदलने पर मैं हैरान रह गई थी। जबकि नैतिक मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद करके मेरी तरफ आए, मेरे बालों में हाथ फेरते हुए अपना ठंडा हाथ मेरे गाल पर रखा तो मैं चौंकी और उन्हें शरारत से अपनी तरफ देखते हुए देखा तो मैं शर्म से लाल हो गई। नैतिक मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ, इतनी हैरान परेशान क्यों खड़ी हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, और अलमारी से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में चली गई। जबकि नैतिक वहीं खड़े मुस्कुराते रहे। मैंने एक ही दिन में अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरे नंद और देवर बहुत ही फ्रैंक हैं। समय पंख लगाकर उड़ गया। नैतिक ने इतना प्यार दिया कि समय का पता ही नहीं चला। अब नैतिक की बस एक हफ्ते की छुट्टियां बची थी। रिश्तेदारों के यहाँ दावतों में और कुछ घूमने फिरने में ये एक हफ्ता भी पलक झपकते ही गुजर गया और नैतिक के जाने का समय आ गया। उनकी पोस्टिंग बॉर्डर पर थी। मैं अंदर ही अंदर उनके बगैर ससुराल में रहने से डर रही थी। नैतिक के होते हुए मुझे ऐसा लगता था कि मैं मजबूत हाथों में हूँ। मैं नीचे आई तो नैतिक अपनी मम्मी तानिया और अक्षय के साथ बैठे हुए थे। मैंने रूठी नज़रों से नैतिक को देखा। वे भी जानते थे कि मम्मी और बहन उसको अब गेट तक छोड़ने आएंगी, जैसा कि पहले होता था। लेकिन वे कुछ पल मेरे साथ रहना चाहते थे। उन्होंने मुझसे चाय बनाने के लिए कहा और ख़ुद अपने कमरे में जाने के लिए उठे। मम्मी, मैं अपना मोबाइल लेकर आता हूँ। अरे तुम क्यों जाओगे, माँ के पास रहो। तानिया, भाई का फ़ोन उठाकर लाओ, मेरी सास ने नासमझ बनते हुए तानिया से कहा। नैतिक जल्दी से तानिया से बोले, नहीं नहीं तुम रहने दो, मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। इससे पहले कि मेरी सास ये कहती कि अभी तो चेंज करके आए हो, वे वहाँ से चले गए और मैं रूम में जाने की कुछ ही मिनटों के बाद मुझे आवाज़ देकर बुलाया कि मेरे कपड़े निकाल दो। चाय का गैस बंद करके मैं ऊपर जाने लगी तो मेरी सास ने गुस्से के घूंट भरते हुए मेरी तरफ देखा और दांत पीसते हुए बड़बड़ा कर बोली, इस आफत ने तो नैतिक को अभी से अपने कब्ज़े में कर लिया है। मैं जैसे ही कमरे में आई, नैतिक ने मुझे पकड़ कर खींचते हुए अपने करीब कर लिया और बोले, मुझे कोई शिकवा भरी नज़रों से देख रहा था। मेरे कंधे पर ठोड़ी रखते हुए बोले तो मैंने गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा। इतनी जल्दी भी कोई वापस जाता है? रूठेपन से उन्होंने मुझसे कहा तो वे ठंडी सांस भर कर बोले, वहाँ जाते ही मैं काम में उलझ जाऊँगा। हालांकि ये दिन तुम्हारी जुल्फ़ों में उलझने के हैं, तुम मेरी मजबूरी को समझ सकती हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, मैं फ़ोन करता रहूँगा और जल्दी आने की कोशिश भी करूँगा। तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इस बार मेरे जाने का दिल नहीं चाह रहा। यूँ लग रहा है चला तो जाऊँगा मगर दिल यहीं रह जाएगा। मैंने उनसे कहा, आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो? तभी मेरी सास की आवाज़ आई, नैतिक नीचे आ जाओ, तुम्हारे जाने का समय हो गया है। नैतिक कहने लगे, चलो आ जाओ नीचे, मगर आपने कपड़े मांगे थे चेंज करने के लिए, वे बहाना था तुमसे अकेले मिलने के लिए। नैतिक ने आंख मारते हुए कहा। हम दोनों हंसते हुए नीचे आए तो नैतिक के वही कपड़े देखकर मेरी सास ने नाक फुलाकर मेरी तरफ देखा, मगर तानिया और अक्षय हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। नैतिक तो वहाँ से चले गए और मेरा एक नया इम्तहान शुरू हो गया। मेरा देवर अक्षय और नंद तानिया बहुत अच्छे थे, बस सास ही हर समय मुँह में मिर्ची चबा कर रखती थी। एक दिन मुझसे बोली, बहू हमारे यहाँ सब जल्दी उठ जाते हैं, जब तक यहाँ पर नैतिक था तो चलो समझ में आता था, मगर अब मैं तुम्हें देर तक सोता हुआ न देखूं। मेरे सुबह के 8 बजे उठने पर मेरी सास ने मुझे झाड़ पिलाई थी। जी मम्मी जी। मैं ये कहकर किचन में आई तो बर्तनों से सिंक भरा हुआ था। किचन साफ़ करने के बाद अभी मैं सोच ही रही थी कि अपने लिए नाश्ता बना लूं कि मेरी सास ने मुझे साग थमा कर कहा कि इसे काट कर अच्छी तरह से धोकर पकने के लिए रख दो। इसे पकने में ज़्यादा समय लगता है। ये पंजाब से तोहफ़ा आया है और मेरा अक्षय बहुत शौक़ से खाता है। ये काम जल्दी करना, और हाँ, इसके बाद सफाई करके मेरे थोड़े से कपड़ों पर प्रेस भी कर दो। बार बार मैं तुमसे थोड़ी कहूँगी, तुम अब इस घर की बहू हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ है सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना।
इसके बाद वे छत पर धूप सेकने चली गईं और मैं जहाँ खड़ी थी खड़ी रह गई। मैं उन्हें ये बताना चाहती थी कि अभी मुझे नाश्ता करना है, मगर उन्होंने कुछ जानना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने हॉटपॉट खोलकर देखा तो रात की बची हुई रोटी पर थोड़ा सा ऑमलेट रखा हुआ था, जो शायद किसी ने खाते हुए छोड़ दिया था। जल्दी जल्दी वे ठंडी रोटी और ऑमलेट पानी के साथ निगलते हुए मुझे अपने मैके का समय याद आ गया, जब मेरी मम्मी ताज़ा नाश्ता बना कर दिया करती थी। फिर चाहे मैं 11 बजे नाश्ता करती थी या सुबह के 8 बजे, मगर कोई भी लड़की शायद मैके का सुख ससुराल में नहीं पा सकती। साग काट कर पकने रखा और फिर उनके कपड़ों पर प्रेस करते करते काफ़ी समय हो गया। फिर घर की सफाई करते हुए कमर दुखने लगी, मगर मैं चाहती थी कि मेरी सास को ये ना लगे कि मैं कामचोर हूँ। जैसे तैसे दोपहर का सारा खाना बनाकर हटी तो तानिया और अक्षय कॉलेज से आ गए। उनको खाना देकर दोपहर के बर्तन धोते धोते 4 बज गए थे। मेरी सास और तानिया खाना खाकर कमरे में जा चुकी थी। अक्षय बाहर अपने दोस्तों के पास चला गया था। अकेले बैठकर खाना खाते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने रूम में जाकर लेटी तो अंग अंग दर्द कर रहा था। पानी के साथ पैन किलर लेते हुए गहरी सांस भरी। सारे दिन की थकी हारी मैं कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई। शाम के समय तानिया के हिलाने पर आंख खुली। वे पूछ रही थी, भाभी क्या हुआ है, तबीयत ठीक है ना? मैंने नासमझी से उसे देखा और फिर झटके से वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए मुंह पर हाथ रखा। शाम के 7:30 बजते देखकर मैंने चप्पल पहनी और नीचे आ गई। पता नहीं इतना सोने पर आज मेरी सास मुझ पर कौन सी दफ़ा लगाएंगी। ये सोचते हुए मैं नीचे आई तो लॉन्च में मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी थी। मुझे देखकर बोली, हाय हाय सविता, ये कोई वक्त है तुम्हारी बहू के सोने का? उनमें से एक औरत ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं आगे बढ़कर उन्हें नमस्ते करने लगी। दिल ही दिल में अपने किए पर शर्मिंदा भी थी। मैंने उस समय साधारण सा सूट पहन रखा था। मुझे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि मेरी नई नई शादी हुई है। वह सब औरतें आपस में बातें कर रही थी। बस आजकल की बच्चियों को ससुराल में रहने के तौर तरीके आते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं बहन, सीख जाएगी धीरे धीरे। मैंने तो इसमें और तानिया में कोई फ़र्क नहीं रखा है। बड़ी बहू है, मेरी नैतिक की दुल्हन है, मेरी लाडली है। ये मुस्कुराते हुए मेरी सास ने एक्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मैं अब इनको अच्छे से जान चुकी थी। मुस्कुराते हुए किचन में चली आई और फिर रात का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ा, क्योंकि मेरी सास ने तानिया को किचन में घुसने ही नहीं दिया। नैतिक से कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाती थी। मैं नैतिक से घर में हुई छोटी छोटी बातों को और अपने खुद पर काम के बोझ को नहीं बताती थी, मगर मेरी सास ने घर के हर काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया था। एक बार मैंने मैके जाने का बोला तो कहने लगी, नैतिक के साथ ही जाना, और उन्हें 3 महीने से पहले नहीं आना था। मैं एक दिन उदास बैठी थी कि नैतिक का फ़ोन आ गया। मैंने उनसे कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने मैके चंद दिन रह आऊं। उन्होंने तो खुशी खुशी हाँ बोल दिया, लेकिन रात को उनका फिर से फ़ोन आया जब मैं सोने के लिए लेट चुकी थी। वे मुझसे कह रहे थे, तुमने मुझे बताया नहीं कि मम्मी की तबीयत ख़राब है और उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है। नैतिक ने मुझसे सवाल किया तो मैं सोचने लगी कि वह तो भली चंगी हैं, इनको शुगर की बीमारी है, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि इनको शुगर भी है या इनकी तबीयत ख़राब है। क्या मतलब, तुम इसे इतनी लापरवाह हो कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि मम्मी की तबीयत ख़राब है? कभी कमरे से बाहर निकल कर उन्हें देख भी लिया करो। सारा दिन वे काम में लगी रहती हैं। जब उन्हें फ़ोन करो वे किचन में होती हैं। तो तुम क्या करती रहती हो सारा दिन? अगर कुछ भी नहीं करना था तो कम से कम उनका ख्याल ही रख लिया करो। और अभी मैके जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक वे ठीक नहीं हो जाती। मगर आप मेरी बात तो सुनिए। नैतिक मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अभी उनके पास जाओ और पूछो कि उनको कुछ चाहिए तो नहीं। नैतिक ने अपनी बात पूरी करके फ़ोन रख दिया और मैं मोबाइल हाथ में पकड़े रह गई। बुझे हुए दिल और सुस्त कदमों से
उनके रूम में आई तो उन्हें टीवी पर कोई सीरियल देखते हुए पाया। उनके सामने ही ड्राई फ्रूट की प्लेट रखी थी जिन्हें वे टीवी देखते हुए खा रही थी। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए? मेरी आवाज़ पर उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और दोबारा टीवी की तरफ देखने लगीं। नहीं बेटा, जाओ तुम आराम करो। मैंने भी कोई और बात किए बिना अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने आकर नेति को बताया कि मम्मी जी ठीक हैं और टीवी देख रही हैं। तो वे मुझे प्यार से समझाने लगे कि ऋचा, मम्मी ने हमें बहुत मुश्किल से पाला है, तुम उनका ध्यान रखा करो। हम तीनों बहुत छोटे थे जब हमारे पापा हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मम्मी ने खुद मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया और अपनी पूरी ज़िंदगी हमें कामयाब बनाने में लगा दी। नेति की बातें सुनकर मैंने दिल ही दिल में ये तय कर लिया था कि मैं अपनी सास को बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही समझूंगी। नैतिक भी जब मेरे साथ 3 दिन तक मेरे मायके में रहे थे, एक अच्छे बेटे की तरह रहे थे। उन्होंने मेरे मम्मी पापा को वैसे ही इज़्ज़त दी थी जैसे वे अपनी मम्मी को देते थे। अब वे चुपचाप अपनी सास की जली कटी बातें सुन लिया करेगी। क्या था, वो ज़बान की सख्त थी तो क्या था अगर वे उससे घर का सारा काम करवाती थी। नैतिक जैसे जीवन साथी के लिए वे ये भी बर्दाश्त करने को तैयार थी। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जब मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो उन्होंने मेरा चेकअप करके बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर वे बहुत खुश थी। नैतिक भी मेरी प्रेगनेंसी की खबर को सुनकर बहुत खुश थे। नैतिक ने अपनी मम्मी से मेरा ख्याल रखने की रिक्वेस्ट की। अपने बेटे की औलाद के लिए अब वे मेरा ख़ास ख्याल रखने लगी थी। तानिया अब मेरे साथ बराबर का काम करवाती थी, बल्कि उसकी कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम करूं। इस बात से कभी कभी मेरे साथ चिढ़ जाती थी। वे कहती थी कि हमने भी तीन बच्चे पैदा किए हैं, साथ साथ घर भी संभालते थे। आजकल की बच्चियों में तो जान ही नहीं है। मगर तानिया मेरे साथ बहुत अच्छी हो गई थी। शायद इसकी वजह नैतिक का उसे बहुत प्यार करना था और भाई की औलाद और बीवी उसे बहुत प्यारे हो गए थे। अक्षय उन दिनों अपने दोस्तों के साथ घूमने दूसरे शहर गया हुआ था कि अचानक रात के 2 बजे मेरी सास के सीने में दर्द उठा। पहले तो वे बर्दाश्त करती रहीं, मगर जब दर्द हद से बढ़ गया तो उन्होंने तानिया को जगाया और हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। तानिया उन्हें दर्द से तड़पता हुआ देखकर रोने लगी। वे भागकर मेरे कमरे में आई और मुझे जगाया। मैं फ़ौरन अपनी सास के पास आ गई, जो आंखों में आंसू लिए हुए बेबसी से मुझे देख रही थी। दर्द से निढाल होते हुए उनके मुंह से नैतिक निकला तो मैं होश में आई। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया और उन्हें तसल्ली दी कि वे ठीक हो जाएंगी, और नैतिक को कॉल करके बता दिया। एम्बुलेंस में हम लोग मम्मी जी को लेकर अस्पताल आ गए और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। उनके मुताबिक हार्ट अटैक था और समय पर अस्पताल ले जाने की वजह से उनकी जान बच गई थी। तानिया मेरे गले लगकर रो पड़ी। आंखों से आंसू तो मेरे भी निकल रहे थे। मैं बड़ी थी इसलिए उसके सामने मजबूत बन रही थी। कुछ ही घंटों के बाद नैतिक भी वहाँ पर आ गए थे। माँ का हाथ पकड़े वे जैसे बस रो देने को थे। मम्मी जी ने प्यार से उनकी तरफ देखा और पूछा, अक्षय नहीं आया? उनके सवाल ने पर नैतिक ने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा कि मैंने उसे फ़ोन कर दिया है, वे वापसी के लिए निकल चुका है। मैं फ़ोन करके पूछती हूँ कहाँ तक पहुँचा है। फ़ोन उठाकर नंबर डायल करते हुए मैं रूम से बाहर आ गई। मैंने अंदर आकर बताया, मम्मी जी अक्षय बस पहुँचने वाला है। मुझे देखकर वे रोने लगीं। नैतिक ने घबराकर पूछा, मम्मी क्या हुआ, कहीं दर्द है क्या? प्लीज़ मम्मी मुझे बताएं, क्या बात है? नैतिक, मेरे बेटे, मैंने तुम्हारी बीवी और अपनी बहू के साथ बहुत बुरा किया है और उसने कभी पलट कर मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने उसको कभी बेटी नहीं समझा, बहू ही समझा। लेकिन आज जिस तरह इसने बिल्कुल मुझे अपनी सगी माँ समझकर संभाला है, मैं इसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। तुम इसे कभी दुख मत देना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।
ये कहते हुए वे फिर से रो पड़ी तो नैतिक ने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया। आप माँ हैं, आप डांट भी सकती हैं। मम्मी आप प्लीज़ ज़्यादा नहीं सोचें, हम सब एक ही फैमिली हैं। मेरी सास मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से अपने पास बैठाकर मेरा हाथ पकड़कर सहलाया। तुमने नैतिक की गैर मौजूदगी में मेरा बेटा बनकर दिखाया है। उनके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर मैं नैतिक की तरफ देखने लगी। नैतिक भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज मुझे मेरे सब्र का फल मिल गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।